हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम सेकंड पेपर में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं और कोशिका विज्ञान में हम कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में आपको न्यूक्लियस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल रिव्यू दिया गया था। आज हम न्यूक्लियस अर्थात कोशिका में केंद्रक की परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करना चाहते हैं कोशिका में, तो इंटरफेज अवस्था बेस्ट स्टेज होती है न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए, क्योंकि इंटरफेज में जो केंद्रक है वह अपनी अधिकतम साइज़ में आकार में होता है और हम इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका अध्ययन जो है, क्योंकि यह एक सामान्य सेल ऑर्गेनल के रूप में यहाँ पर उस टाइम उपस्थित रहता है। इंटरफेस अर्थात ये एक इंटरवल स्टेज है जहाँ पर कि कोशिका किसी भी प्रकार की विभाजन अवस्था में नहीं है, तो केंद्रक एक सामान्य अवस्था में रहता है। इस अवस्था में अगर हम अध्ययन करते हैं तो केंद्रक में हम स्पष्ट रूप से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हमें विशिष्ट रूप से गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स का अध्ययन करना होता है, गुणसूत्रीय सेट का अध्ययन करना होता है या विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है, तब हम कोशिका विभाजन की अवस्था का अध्ययन करते हैं केंद्रक में। अतः सामान्य अवस्था के लिए या संरचना के लिए केंद्रक में इंटरफेज अवस्था में अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम वन बाय वन न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स का अध्ययन करें तो फर्स्ट जो है वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रकीय झिल्ली। जैसा कि न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि यह एक कंट्रोलिंग यूनिट है सेल की, पर साथ ही साथ यह जो कंट्रोलिंग यूनिट के साथ साथ सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ का या जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके नियमन का केंद्र भी होता है। तो अगर हम देखें कि केंद्रक झिल्ली के बारे में, तो केंद्रक झिल्ली दो लेयर्स की या दो झिल्लियों की बनी होती है, बाह्य और आंतरिक। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कैरियोथीका कहा जाता है। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, कैरियो का जो अर्थ है वो यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है केंद्रक, और थीका का अर्थ होता है लेयर, अ थिक लेयर, तो या आउटरमोस्ट लेयर या कवरिंग। तो जो कैरियोथीका है केंद्रक के चारों ओर, यह दो लेयर्स की बनी होती है, बाह्य और आंतरिक, और इन दोनों लेयर्स के जो मध्य लगभग एक स्पेस होता है जिसे कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। बच्चों, आपको कुछ भी रटना नहीं है, हर शब्द का अर्थ समझना है। पेरी का अर्थ होता है चारों तरफ, न्यूक्लियर केंद्रक स्थान अर्थात वह स्थान जो कि केंद्रक के चारों ओर दोनों झिल्लियों के मध्य उपस्थित है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। और यह लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। अगर हम दोनों झिल्लियों की मोटाई की बात करें तो ये लगभग 70 टू 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे कि पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। और यह जो द्रव है यह मुख्य रूप से कोशिकीय जो मेम्ब्रेन, केंद्रकीय जो मेम्ब्रेन है, इसमें विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन के लिए सहायक होता है। और जो कैरियोथीका है या केंद्रक के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बेंट सरफेस या लेयर का भी कार्य करता है। आंतरिक झिल्ली जो होती है वह अंदर की तरफ से कंपैरेटिवली स्मूथ होती है और इसके अंदर प्रोटीन की, थिक फाइब्रस प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे कि फाइब्रस लेमिना कहते हैं। जबकि बाह्य झिल्ली जो होती है वो राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण रफ होती है। तो इस प्रकार से कैरियोथीका का यह संरचना होती है। कैरियोथीका जो है वह बाहर की ओर से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंटिन्यू रहती है जो आउटर मेम्ब्रेन है, और अन्य कोशिका की अन्य झिल्लियों या कोशिकांग होते हैं अन्य कोशिकांगों की भांति कैरियोथीका भी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। और अगर हम कार्यों की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य जो होता है केंद्रक की शेप को मेंटेन रखना, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के आवागमन या ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना होता है या कम्युनिकेशन का कार्य होता है। और इस आवागमन के लिए केंद्रक की झिल्ली में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, या इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक केंद्रक रंध्र जो होता है उसकी जो संरचना होती है वह बहुत विशिष्ट होती है। इस चित्र में आप यह संरचना देख सकते हैं। क्योंकि केंद्रक झिल्ली हम कह रहे हैं डबल लेयर है तो हम इसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, और यह एनवलप अनेक रंध्रों के द्वारा, जैसे ये सरफेस पे आपको रंध्र दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से अनेक रंध्र उपस्थित होते हैं। और इन रंध्रों को अगर हम देखें, यह डायग्राम, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये फाइब्रस लेमिना जिसे न्यूक्लियर लेमिना भी कहा जाता है, और ये रंध्र की संरचना है। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वास्तव में ये जो रंध्र संरचना होती है इसमें ये स्कीमेटिक काल्पनिक चित्र है जिसमें कि हम देख सकते हैं ये कैरियोथीका या न्यूक्लियर एनवलप, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ये फाइब्रस लेमिना, और ये पोर कॉम्प्लेक्स बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें तो इसमें इस प्रकार से प्रोटीन यूनिट्स उपस्थित होती हैं, और ये प्रोटीन सब यूनिट्स इस प्रकार से उपस्थित होती हैं, एन्यूलर होती हैं कि एक डायफ्राम का निर्माण करती हैं, अर्थात एक पट या पर्दे नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिनमें से कि फाइब्रस पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, रिंग में ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ये एक डायफ्राम का निर्माण करती हैं। इनसे रेडियल पार्टिकल्स निकले रहते हैं स्पोक्स के समान। तो यह जो संरचना होती है ये गाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है, और इस प्रकार से एक निश्चित जो आकार होता है रंध्र का हो जाता है, जिसमें से कि सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ही होता है कि निश्चित पदार्थ ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अतः इस टिपिकल संरचना के कारण इसे पोर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और यहाँ जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं उन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है केंद्रक का वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस प्रकार कोशिका के मध्य कोशिका द्रव्य होता है उसी प्रकार केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव या केंद्रक रस उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। और यह जो कैरियोप्लाज्म होता है यह मुख्य रूप से एक कुशन का कार्य करता है, न्यूक्लियस के अंदर विभिन्न पदार्थों के लिए एक मीडियम का कार्य करता है, शेप मेंटेन बनाए रखता है, और जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं या डीएनए आरएनए सब यूनिट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट में यह मुख्य भूमिका निभाता है। इसके पश्चात जो संरचना आती है वह होती है केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का मुख्य कार्य केंद्रक के अंदर एक संरचना होती है जो कि मेम्ब्रेनलेस है, और यह मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सामान्यतः एक न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है, लेकिन अनेक कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियोलाई भी पाई जाती हैं। केंद्रिका में एक केंद्रिका संगठन या केंद्रकीय संगठन होता है जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से जीन्स उन जीन्स को रखता है जो कि राइबोसोम सिंथेसिस या राइबोसोम संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित
होते हैं। अतः जब प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया होती है उस समय न्यूक्लियोलस एक सक्रिय भूमिका निभाती है तथा जब सेल डिवीजन प्रारंभ होता है, कोशिका विभाजन अवस्था में होती है, तब न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाती है और पुनः इंटरफेज अवस्था में यह आ जाती है, क्योंकि उस टाइम कोशिका को अपने आकार में या प्रोटीन संश्लेषण की अवस्था में यह बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस के साथ साथ एक क्रोमेटिन काय भी उपस्थित होती है, जिसे कि एंडोसोम कहा जाता है। लास्ट जो मुख्य संरचना या मुख्य कंपोनेंट घटक होता है केंद्रक का, वो होते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। गुणसूत्र हम कह सकते हैं कि केंद्रक का मुख्य कार्य या जो महत्व है इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की के कारण होता है, क्योंकि गुणसूत्र जो हैं ये हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्न जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वह उनके वाहक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जब कोशिका विभाजन अवस्था में नहीं है, उस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं एक क्रोमेटिन अवस्था में या जालिका के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि निश्चित आकार या आकृति के नहीं होते, परंतु विभाजन अवस्था में ये एक निश्चित आकृति के हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन जो अवस्था होती है या जालिका अवस्था होती है उसमें कुछ गहरे और हल्के अभिरंजित भाग दिखाई देते हैं, जिन्हें हम हीटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कहते हैं। हीटेरो का अर्थ होता है बहुत अच्छे से नहीं, या विषमांगी भी उसे कह देते हैं। क्रोमेटिन शब्द हम वर्णक के लिए काम में लेते हैं, और यू का अर्थ होता है बेटर, और क्रोमेटिन अर्थात वर्णक। अर्थात जो हेटेरोक्रोमेटिन या हल्के अभिरंजित भाग होते हैं वो अपेक्षाकृत कम सक्रिय भाग होते हैं, और जो यू क्रोमेटिन भाग होते हैं वह ट्रांसक्रिप्शन के में सक्रिय भाग लेने वाले भाग या पार्ट होते हैं। इस प्रकार से केंद्रक में हमें केंद्रकीय झिल्ली में उपस्थित, जिसे हम कैरियोथीका कह रहे हैं, एनवलप कह रहे हैं, इस एनवलप में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है जिसका एक निश्चित संरचना है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है, और गुणसूत्र मुख्य घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। अब अगर अंत में हम देखें कि केंद्रक के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, तो जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्थल होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मुख्य स्थल होते हैं, हेरिडिटरी जो साइट्स हैं यानी कि क्रोमोसोम्स का हाउस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर डीएनए आरएनए उपस्थित होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण है वो न्यूक्लियस में होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं या कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य भी आपस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वह भी केंद्रक के द्वारा भी होता है। इस प्रकार केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलेट करते हैं। आपको ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इनको आप नोट कर लेना और डायग्राम्स वगैरह बना लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनली नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।